नमस्कार सर, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल के ऊपर। और इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं जियो फिनेंशियल्स के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, फुल डिटेल में हम लोग देखने वाले हैं कि आखिर कंपनी फिलहाल अभी क्या बिजनेस कर रही है, किस किस वर्टिकल के अंदर कामकाज करती है, आने वाले समय के अंदर कंपनी जो है वो किस सेक्टर के अंदर जा रही है और कहाँ जा सकती है, किस तरीके की प्लानिंग से। आगे हम लोग स्टॉक प्राइस के ऊपर भी डिस्कस करेंगे कि आखिर यहाँ से हमें स्टॉक प्राइस जो है वो कहाँ जाते हुए दिखाई दे रही है। तो मोटा मोटी हम लोग पूरा जो है वो जियो के बिजनेस को ही समझने की कोशिश करेंगे। रिक्वेस्ट रहेगी आप सभी लोगों से दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी जिसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज, जी हाँ दोस्तों, जिसकी टोटल मार्केट कैपिटल जो है वो 20 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। कंपनी बहुत सारे वेरिएंट के अंदर कामकाज करती है, जिसके अंदर चाहे एनर्जी हो गया, पेट्रोकेमिकल हो गया, नेचुरल गैसेस, रिटेल, टेलीकम्युनिकेशन, मास मीडिया, टेक्सटाइल और ऐसे बहुत सारे सेक्टर जिनका हमें आइडिया भी नहीं है, उन तमाम सेक्टर के अंदर ये कंपनी कामकाज करती है। और इसी रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर से एक कंपनी बनती है डीमर्ज होकर के, जिसका नाम होता है जियो फिनेंशियल सर्विसेज। जी हाँ दोस्तों, फिनेंशियल एक्टिविटीज के लिए कंपनी ने एक नई कंपनी इनकॉर्पोरेट करी, जियो फिनेंशियल सर्विसेज, और इसे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट किया। और यही कंपनी जियो फिनेंशियल सर्विसेज आज हम सब लोगों के बीच में है। तो सर, ये है कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट। अगर हम इस कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट देखें और सबसे पहले ऊपर जो अवर बिजनेस आ रहा है, अगर हम लोगों को कंपनी का बिजनेस देखना है तो हम यही देख सकते हैं कि आखिर ये कंपनी कामकाज क्या करती है। तो अवर बिजनेस के अंदर इन्होंने 4 वर्टिकल दिखाए, जिसमें पहला लोन, दूसरा इंश्योरेंस ब्रोकिंग, थर्ड पेमेंट बैंक और फोर्थ पेमेंट सॉल्यूशंस। थोड़ा हम स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो यहां पर हमें थोड़ा और बाइफिकेशन मिलेगा, जिसके अंदर इंस्टेंट लोन, इंश्योरेंस प्लान, डिजिटल बैंकिंग और यूपीआई पेमेंट्स, ये 4 बिजनेस करना चाहती है फिलहाल ये कंपनी। तो बेसिकली मोटा मोटी ये तो वो सारी चीजें हो गई जो कंपनी ने अपनी वेबसाइट के ऊपर मेंशन करी है। लेकिन अब बात करते हैं हम लोग शेयर प्राइस को लेकर के। देखिए सर, ये है कंपनी के कल का चार्ट, जियो फाइनेंशियल के कल के दिन का चार्ट जो है उस अकॉर्डिंगली अगर आप देख पाएंगे तो यहाँ पर एक स्पाइक जंप आता है, मतलब सडनली काफी तगड़ी बाइंग आती है और उसके बाद हल्की प्रॉफिट बुकिंग आती है। लेकिन फिर भी स्टॉक जो है वो अच्छा मेंटेन करता है। इस पर्टिकुलर लेवल पर ये कंपनी जो है वो 347 रुपए का हाई लगाती है, लगभग 14% का जंप जो है वो निचले लेवल से कंपनी दिखाती है, और फिर क्लोजिंग बेसिस के ऊपर लगभग 11.25% के आसपास की तेजी के साथ 335 रुपए के लेवल पर अपनी क्लोजिंग देती है। लेकिन अगर मैं बात करूं 6 मंथ की, कि 6 महीनों के आधार पर इस कंपनी ने किस तरीके के रिटर्न्स दिए हैं, तो वहां आपको देखने को मिलेगा कि पिछले 6 महीनों के अंदर स्टॉक ने लगभग 56% के आसपास के दमदार रिटर्न ऑलरेडी इन्वेस्टर को डिलीवर कर दिए हैं। जब यह कंपनी डीमर्ज हुई थी रिलायंस इंडस्ट्रीज से, तब ऊपरी लेवल से इसमें अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला, और जब ऊपर से अच्छा खासा करेक्शन आया तो लगभग 230 से 235 रुपए के लेवल पर मैंने कई दफा अपनी वीडियो के अंदर इस स्टॉक को कवर किया और आप लोगों को कहा था कि अच्छा लेवल्स आ चुका है, आप खरीदारी कर सकते हैं। अगर ऊपरी लेवल पर आपको अलॉटमेंट हुए हैं तो आप डेफिनेटली यहां पर बाइंग करके और अपनी प्राइस को एवरेजिंग कर सकते हैं। और उसके बाद ही कुछ शानदार रिकवरी जो है वो स्टॉक के अंदर देखने को मिली। कुछ खबरें भी स्टॉक के अंदर देखने को मिली है, जिसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट न्यूज ये देखने को मिली है कि कंपनी ने म्यूचुअल फंड लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है, और कहीं ना कहीं आने वाले समय के अंदर ये लाइसेंस इन्हें अलॉट होता हुआ भी दिखाई देगा। क्योंकि सर, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है और अगर वो पर्टिकुलर किसी चीज के लिए अप्लाई करे तो मुझे नहीं लगता कि वो कहीं भी कोई चीज खामी छोड़ेगी। डेफिनेटली अगर उन्होंने अप्लाई किया है तो आज नहीं तो कल उन्हें ये अलॉट हो ही जाएगा। और इसके साथ ही वर्ल्ड की बहुत बड़ी लीडिंग कंपनी ब्लैक रॉक फाइनेंशियल्स का भी नाम अब इस कंपनी के साथ कहीं ना कहीं जुड़ते हुए दिखाई दे रहा है। क्योंकि जब ये म्यूचुअल फंड की खबर निकल करके आई थी तो खबर भी यही निकल करके आई थी कि जियो फाइनेंशियल और ब्लैक रॉक फाइनेंशियल्स मिल करके म्यूचुअल फंड लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो ये खबर जो है वो कहीं ना कहीं इस कंपनी के लिए बहुत बड़ी साबित होगी भविष्य के अंदर, जब ये कंपनी म्यूचुअल फंड बिजनेस शुरू करेगी और वहां से जब इनका पैसा बनना शुरू होगा तब इस कंपनी के जो हालात है वो हमें कुछ और ही देखने को मिलेंगे। दूसरी खबर ये निकल करके आई थी कि जब ये पहली खबर निकल करके आई तो उसी के साथ में एक ब्रोकरेज फर्म है हमारी KR चौकसी,
उनकी तरफ से भी 290 रुपीस का जो टारगेट है वो दिया गया था जियो फाइनेंशियल को लेकर के, और वो लगभग काफी पहले ही अचीव हो चुका है और वहां से तो काफी ऊपर अब स्टॉक निकल भी चुका है। आज के दिन फिलहाल हम लोग बात करें तो स्टॉक 335 रुपए के लेवल पे फिलहाल अभी कामकाज कर रहा है। तो अब हमें बात आती है कि आगे क्या होगा, कि भाई 335 रुपए तो आ चुका है, अब आगे क्या। सारी चीजें हो चुकी है, आपका म्यूचुअल फंड लाइसेंस वाला मैटर भी हो चुका है, केआर चौकसी का जो टारगेट है वो भी अचीव हो चुका है। लेकिन अब मुद्दे की बात आती है कि अब यहां से क्या अब हमें यहां से आगे और ज्यादा तेजी देखने को मिलेगी या गिरावट देखने को मिलेगी। देखिए दोस्तों, स्टॉक जो है वो हमेशा अप डाउन होते ही है, लेकिन हमें यह देखना है कि क्या कंपनी उतनी साउंड है, क्या कंपनी का बिजनेस उतना साउंड है कि वो गिरावट के बाद ग्रोथ अगेन दिखा सकती है। 350 के लेवल के आसपास लगभग ऑलरेडी कंपनी आ चुकी है। 240 रुपए से इसने चलना शुरू किया था और फिलहाल अभी ये लगभग 335 रुपए तक आ चुकी है। तो काफी रिटर्न जो है वो अभी इसने शॉर्ट टर्म के अंदर ऑलरेडी डिलीवर कर दिए हैं। चांसेस है कि आने वाले समय में इसमें हल्की प्रॉफिट बुकिंग हमें आती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि जिन लोगों ने पैसा बना लिया है डेफिनेटली वो एग्जिट जरूर लेंगे इसके अंदर से। और मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के अंदर और कुछ बेहतरीन लेवल जो है वो मैं जियो फाइनेंशियल के अंदर देखने को मिल जाएंगे। हाँ, शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि हल्की मुनाफा वसूली हमें इसके अंदर देखने को मिले, लेकिन मेरा मानना है कि आने वाले समय के अंदर जियो फाइनेंशियल हमें और भी बेहतरीन लेवल जो है वो बिल्कुल दिखा सकती है। अगर हम लोग एक नजर कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर भी डालें तो हमारे पास सितंबर 2020 और दिसंबर 2023 का डेटा जो है वो अवेलेबल है। तो इसके अकॉर्डिंगली प्रमोटर जो है वो दिसंबर 2023 के अंदर लगभग 47% के आसपास की होल्डिंग जो है वो रखते हैं कंपनी के अंदर, और वहीं पर एफआई जो है वो लगभग 20% के आसपास की होल्डिंग रखते हैं, डीआईआई लगभग 13% के आसपास की होल्डिंग रखते हैं, गवर्नमेंट 0.14% के आसपास की होल्डिंग रखते हैं, और वहीं पर पब्लिक जो है वो लगभग 20% के आसपास की होल्डिंग रखते हैं। तो एक काफी बड़ा हिस्सा जो है वो प्रमोटर एफआईआई एंड डीआईआई होल्ड करते हैं इस कंपनी का, और पब्लिक सिर्फ 20% के आसपास की होल्डिंग जो है वो इस कंपनी के अंदर रखती है। तो ये पर्टिकुलर जो पैटर्न है वो भी ये दिखाता है कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है उन लोगों का भरोसा भी काफी इस कंपनी के अंदर बना हुआ है। तो ये भी एक काफी ज्यादा पॉजिटिव कॉन्फिडेंस देता है इन्वेस्टर को एक कंपनी के अंदर बने रहने के लिए। तो ये थी मेरी राय जियो फाइनेंशियल के ऊपर। अगर आप लोगों के पास भी जियो फाइनेंशियल का स्टॉक है तो कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइएगा कि किस लेवल पे आपने खरीदारी करी है, और आपको क्या लगता है आने वाले समय के अंदर जियो फाइनेंशियल हमें क्या लेवल्स दिखा सकता है।